भाई डोज का बता दो, भाई शिबा का बता दो, भाई पेपे का बता दो। भाई इन सारे कॉइन्स को हम साइड पे रखते हैं क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम इन सब के बाप को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एक ऐसा मीम कॉइन जो सबकी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करके इस वक्त छत फाड़ के निकल गया। हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को इस क्रिप्टो बुल मार्केट के अंदर मीम कॉइन्स को समझना क्यों जरूरी है, और फिर वीडियो के एंड में मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से एक छोटे मीम कॉइन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे पहले कि वो फटे, और फटने के ऊपर आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो सांसें थाम लेनी है, पोजीशंस बना लेनी है। लेट्स मेक सम मनी। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है फ्लोकी नाम का एक कॉइन जो कि एक मीम कॉइन था, मगर फटकर वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसका टोटल मार्केट कैप 2.2 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। इस पे लोगों ने बहुत सारे पैसे बनाए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं, और अभी भी ये कॉइन रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले भैया हम देखते हैं फ्लोकी का चार्ट। अगर आप मंथली के ऊपर इसके चार्ट को देखें तो पिछले 2 महीनों में फ्लोकी ने 800% का पंप मारा है, यानी कि जवान का बच्चा 8x ऊपर हो गया। 2 महीने पहले जिसने इसमें $1000 डाले होंगे वो इस वक्त $8000 के ऊपर बैठा होगा। अब इस पंप की वजह से फ्लोकी इस वक्त ट्रेंडिंग लिस्ट में आ चुका है, क्रिप्टो की टॉप 60 क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर आ चुका है। एंड लाइक आई सेड, इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 2.2 बिलियन डॉलर्स का हो गया। और अगर आप इसके रोज का वॉल्यूम जाके देखें, यानी कि कितने लोग इसमें खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो रोज का वॉल्यूम भैया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आ रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि भैया ये हुआ कैसे, और नेक्स्ट फ्लोकी जो है वो आप कैसे पिक कर सकते हैं। देखो भाई, जब भी कोई मीम कॉइन बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो बड़ा होता है। सबसे पहली चीज है फेमिलियरिटी। फ्लोकी का भैया अगर आप सीन देखें तो फ्लोकी काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब बेयर मार्केट आती है ना, तो बहुत सारे लोग अपने पैसे डुबा के चले जाते हैं, क्रिप्टो को छोड़ देते हैं, कभी वॉलेट खोलकर नहीं देखते। मगर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद जब मार्केट वापस पंप होना शुरू होती है, तो यही लोग जो 2-2.5 साल में इन्होंने छोटे मोटे पैसे बनाए, वो पैसा लेकर वापस मार्केट में आते हैं। इस मार्केट को कहते हैं रिटेल। जब रिटेल वापस आती है तो वो सबसे पहले ये देखती है कि भाई 2 साल पहले, 3 साल पहले कौन सा कॉइन था जो हमने खरीदा था जो अभी तक एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई पुराना कॉइन इन 2-3 सालों की बेयर मार्केट में एग्जिस्ट कर चुका है, परफॉर्म कर चुका है, तो ये पुराने लोग जो वापस आ रहे हैं, इनकी नजर में सबसे पहले वही कॉइन आता है। फ्लोकी के पास भैया ये स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत मौजूद है कि वो काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है। उसने बेयर मार्केट देख ली है, बेयर मार्केट में उसने परफॉर्म किया है, और अब जो ये पुराने लोग पैसा लेकर वापस आ रहे हैं, उनके लिए फ्लोकी एक फेमिलियर नाम है। दूसरी चीज भैया जो एक छोटे कॉइन को इतना बड़ा कॉइन बनाती है वो है टीम। भैया जब भी किसी कॉइन की टीम सुबह शाम मेहनत करती रहे और अपने होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ यूटिलिटीज बनाती रहे, तो भैया उस कॉइन के होल्डर्स भी उसके साथ बड़ी लॉयल्टी दिखाते हैं और उसकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। फ्लोकी की टीम पिछले 2 साल से मुसलसल कुछ ना कुछ फवायद दे रही है अपने होल्डर्स को। इन्होंने स्टेकिंग बनाई, अपनी डिफरेंट किस्म की पार्टनरशिप्स की, कोलैबोरेशंस की, फिर इन्होंने वेलहैला नाम का प्ले टू अर्न मेटावर्स गेम बनाया। उसके बाद भैया फ्लोकी की टीम ने $47 मिलियन की कॉइन बर्न कर दी। और जब कॉइन्स बर्न होते हैं तो भैया सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ती है, और सोने पे सुहागा DWF लैब्स नामी एक बहुत बड़ा क्रिप्टो का नाम है, जिन्होंने फ्लोकी की इस सारी मेहनत को देखा और खुद ये डिसाइड किया कि भाई हम $10 मिलियन का फ्लोकी खरीद लेंगे। और इस डील के बाद ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस के ऊपर एक प्रेशर आना है और प्राइस बढ़नी है। तो भैया इस पूरी मार्केट के अंदर फ्लोकी एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक मीम कॉइन एक इतना बड़ा कॉइन बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में यह आ रहा होगा कि भैया हम इस तरीके के कॉइन्स कैसे ढूंढें इससे पहले कि वो फटें। मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको समझना जरूरी है कि क्रिप्टो के अंदर मीम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, मीम्स इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइव्स में आ गए, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें मीम कल्चर, डैंक मीम कल्चर, एज लॉर्ड कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, और उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो जेन जी हो गया या मिलेनियल्स हो गए, उनके साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है। जब वही मीम्स क्रिप्टो के अंदर आते हैं तो वो अपने साथ वायरलिटी भी लेकर आते हैं, ठीक है, फेमिलियरिटी भी लेकर आते हैं कि भैया आप वही मीम अगर क्रिप्टो के अंदर देखें तो पहले तो आपको ये होता है कि यार ये फनी है। और क्रिप्टो के अंदर कोई भी कॉइन अगर वो छोटा हो और वो फनी हो, तो उसकी टीम और उसकी कम्युनिटी ना उस कॉइन को बड़े मजे से एंजॉय करती है। एक फुल बकचोदी चलती है, ट्विटर के ऊपर मीम्स चल रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ रही है, फुल एक्टिविटी हो रही है, टेलीग्राम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मेले ठेले चल रहे हैं। और जिस तरीके से आज के दौर में सोशल मीडिया पे हर थोड़े दिन में कोई टेढ़ा मेढ़ा ट्रेंड आता है और लोग उसके ऊपर फौरन जंप कर जाते हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर भी हर थोड़े दिन में कोई टेढ़ा मेढ़ा मीम आता है और लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बिकॉज बकचोदी है भाई। अब जब क्रिप्टो के
अंदर कोई भी मीम टोकन पैदा होता है और लोग उस मीम को अप्रिशिएट करते हैं तो लाइक आई सेड कि भैया बड़ी एक्टिविटी होती है, बकचोदी चलती है, कम्युनिटी जो होती है उसकी वो बड़ी एक्टिव हो जाती है, उसकी टीम बड़ी एक्टिव हो जाती है, एंड इट्स जनरली फनी। व्हेन इट्स जनरली फनी इट्स शेयरेबल, व्हेन इट्स शेयरेबल ऑब्वियसली उसकी रीच बढ़ती है, और जो ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं भी पता कि इस कॉइन का क्या सीन है, उनको फोमो होना शुरू हो जाता है कि देखो यार ये तो बड़ी बकचोदी चल रही है। फिर जाहिर सी बात है फोमो के अंदर अगर आउटसाइडर लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे उस कॉइन के अंदर, तो वो पार्टिसिपेट ऐसे ही करेंगे ना कि वो उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो उस कम्युनिटी का पार्ट बन सके। तो क्रिप्टो के अंदर ना ये बैंड वैगन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई चीज फनी है, वायरल हो रही है, पॉपुलर हो रही है, तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोगों को जो उस मीम के अंदर या उस कॉइन के अंदर या उस टोकन के अंदर नहीं है, साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये चीज आती है कि भाई हम तो साइड पे रह जाएंगे, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। व्हेन एवरीबॉडी थिंक्स दैट दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, everybody puts money and the coin gets big। तो भैया अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप नेक्स्ट अपकमिंग बड़ा फ्लोकी या पेपे या बोंक या विफ या आपका शिबा या डोज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि जब भी कोई मीम पैदा हो, कोई नया मीम टोकन आए जो कि छोटा हो, उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसकी कम्युनिटी कितनी ज्यादा एक्टिव है, वो टेलीग्राम के ऊपर, वो ट्विटर के ऊपर कितना ज्यादा मेहनत से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने मीम को। फिर आपको देखना है कि भैया जो उसकी टीम है वो कितनी ओनरशिप ले रही है उस टोकन की, उस एक्टिविटी की, उस बकचोदी की। फिर आपको ये देखना है कि उसकी जो टीम है वो कम्युनिटी के साथ किस तरीके से जो है इंटरैक्ट करती है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंड देन कलेक्टिवली आपको देखना है कि उस मीम के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको देख के बाहर वाले लोगों का क्या ओपिनियन है। जब ये सारी चीजें आप अपने सामने रखते हैं तो आप किसी भी मीम टोकन्स को इन मैट्रिक्स के अगेंस्ट अगर एनालाइज करें तो आपके सामने बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाती है कि कौन सा मीम टोकन नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर हटने वाला है। अगर आपके पास कोई भी सवाल आते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स या डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।